बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ये जंग जो है, जो कि आपने हमस में ईरान अमेरिका जंग कहलाती है, इस जंग ने अब मिडल ईस्ट से यूरोप की तरफ का रुख कर लिया है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका इस तरफ की नाकामियों का जो है वो अजाला जो है वो यूरोप से अपने जहाज़ों को उड़ा कर हासिल करना चाहता है। अब दो चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि ईरान ने इस पर क्या रद्दमल दिया है वो आपको बताना है, और दूसरा इसकी वजह क्यों पेश आई, और तीसरे कौन सा अड्डा है जो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है और क्यों इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई कि यहाँ से मिडल ईस्ट से अमेरिका भागकर यूरोप की तरफ गया है। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिकन मिसाइल सिस्टम जो है आहिस्ता आहिस्ता उसका ज़हीरा ख़त्म होता चला जा रहा है। ईरान ने ताक ताक कर मिडल ईस्ट और इनके जहाज़ों के करीब जो ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल उड़ाए हैं, तो इनका अपना इंटरसेप्शन सिस्टम जो है वो इस वक्त कहत साली का, इसी तरह से कहेंगे, कहत साली का शिकार है। और उनके मिसाइल जो हैं वो कम होते हैं। इन कम होते मिसाइलों का अजाला जो है वो बम्बार तैयारों से किया जाना है। लेकिन फिर कहाँ से करें, क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर जहाँ जहाँ इनके फ़ौजी अड्डे थे, चाहे वो अल अदीद था, चाहे वो अली अल सालम था कुवैत का, अल अदीद जो था वो कतर का था, फिर अल सुल्तान एयर बेस जो सऊदी अरब की थी, इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात, वो तमाम एयर बेसिस, बहरीन, उर्दन, उन तमाम एयर बेसिस पर बारी बारी ईरान ने बड़े हमले किए। और इन हमलों के नतीजे में ये एयर बेसिस जो हैं अब इस काबिल नहीं हैं कि यहाँ से बड़े जहाज़ जो हैं, बम्बार जहाज़ जो हैं, उनको उड़ाया जा सके। छोटे जहाज़ भी वैसे इसमें काफ़ी तबाह हुए, और उसमें मैं तो आपको वक्तन फ़वक्तन बताता रहा हूँ। लेकिन इसके बाद चलते हैं कि यहाँ पर जब इनके पास मिसाइल का ज़हीरा और इनके इस्तात हमला जो है वो कम होती हुई दिखाई दी, तो इन्होंने फ़ैसला किया कि क्यों ना यूरोप का सहारा लिया जाए। तो इसलिए फिर बरतानिया से कहा गया। केयर स्टार्मर मौजूद थे, वज़ीर आज़म, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमारा कोई अड्डा जो है ईरान पर हमला करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या किया गया, फिर यहूदी लॉबी को चलाया गया, और केयर स्टार्मर अगले चंद माह में ही इस बयान के बाद कि वो अमेरिका को अड्डा नहीं देंगे, ढेर हो गए। यानी उनको चला गया। बर्नहम जो हैं वो नए उनके वज़ीर आज़म बन गए। अब एक नया वज़ीर आज़म आया, तो उसने आते ही सबसे पहले काम किया कि अमेरिका को अपने अड्डे ऑफ़र किए कि आप हमारे अड्डों से ईरान पर हमलावर हो सकते हैं। यूँ ये जंग मिडल ईस्ट से यूरोप की तरफ भी चली गई। यानी अब जंग का फैलाव जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ये मैं आने वाले जो अपने चंद मिनट हैं जो आपसे गुफ्तगू करने के, उसमें बताता चला जाऊँगा। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद उन्होंने अपना रैफ फेयरफोर्ड, ये RAF फेयरफोर्ड एक अड्डा है बरतानिया का, रॉयल अड्डा है जी। यानी ये शाही फरमान के तहत चलने वाला फ़ौजी अड्डा है। वैसे है अमेरिका के कंट्रोल में, इनके शाह के कंट्रोल में वो नहीं है। ये बड़े बमबार जहाज़ों के लिए एक क्या क्या है कहा जाए कि एक एयरबेस है। इस एयरबेस को सबसे पहले दिया गया और कहा गया कि आप यहाँ से जो हैं अपने जहाज़ जो हैं B1, B-52 और B-2, ये 3 बड़े बमबार जहाज़ हैं, इनको जो है इनको इस्तेमाल करें और ईरान पर बमबारी करें। और सबसे पहले जो है बारी आई B-1 की, जिसने ईरान पर हमलावर होकर उसके मुख्तलिफ शहरों पर बॉम्ब बरसाए। जब ये खबर रिपोर्ट सामने आई, तो ईरान ने वार्न किया कि बरतानिया फिर इसके बाद गिला ना करे, क्योंकि हमने पहले ही कह रखा है कि जहाँ से हम पर हमला होगा हम वहाँ जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। और पासदारान इनकलाब जो हैं वो इसका ऐसा भरपूर जवाब देंगे कि बरतानिया याद करेगा। याद रखें, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका के इलाए होते हुए भी, इत्तेहादी होते हुए भी, और ये जो हैं नेटो के रुकन होते हुए भी, उन्होंने जुर्रत नहीं की थी कि वो ईरान के ख़िलाफ़ आपने हरमज़ में कोई कार्रवाई करें। बरतानिया ने भी इनकार किया था, लेकिन बरतानिया में क्योंकि हुकूमत को तब्दील किया गया सिर्फ इस मकसद के लिए ताकि अमेरिका को सहूलतकारी फ़राहम की जा सके, और ये सहूलतकारी जो है वो दी जा रही है। और अब ईरान ने खुले लफ्ज़ों में वार्न किया है कि हम वहाँ पर हमला करेंगे जहाँ पर हमसे हमला हुआ। B-1 बमबार जहाज़ क्या हैं ये एक अलग स्टोरी है, लेकिन ईरान ने जवाब देने का हक महफूज रख लिया है। यानी वो जवाब देगा। अगर ये बरतानवी पार्लियामेंट ने इन कार्रवाइयों को ना रोका, अमेरिका को इस बात का पाबंद ना बनाया जैसे केयर स्टार्मर ने बना रखा था कि वो यहाँ से कोई उड़ान ऐसी नहीं भरेंगे जो कि बॉम्ब्स लेकर ईरान पर हमलावर होगी। और ये बिल्कुल सही स्ट्रेटजी थी। बरतानिया
کو جو ہے پوری دنیا میں مختلف جگہوں پر اس کے فوجی اڈے موجود ہیں۔ کسی زمانے میں یہی سپر پاور ہوا کرتی تھی، لیکن اب امریکہ نے اس پر بھی تسلط بنا رکھا ہے، اور اس کا ایک پورا ایئر فورس اڈا جو ہے، ریف جس کو بولتے ہیں، رائل ایئر فورس فیئر فورڈ اڈا جو ہے گلوسٹر شائر میں یہ موجود ہے۔ اس کو امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا، اور B-1 کی پروازیں جو ہیں یہاں سے رپورٹ ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک نئی صورتحال ہے پاسدارانی انقلاب کے لیے، ایک نیا محاذ ہے۔ اس محاذ کے لیے انہوں نے کیا تیاری کر رکھی ہے، یہ آنے والے ولاگ میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گا۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ برطانیہ نے اس جنگ میں کود کر بڑی غلطی کی ہے۔ برطانوی معیشت جو ہے اس وقت بھی ڈاؤن ایرو دکھا رہی ہے، اور اس کی معیشت دباؤ کا شکار ہے، جس کو شاید وہ مصنوعی طور پر یا امریکہ کی مدد سے اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ دنیا میں جو تیل کی ترسیل کا نظام درہم برہم ہوا ہے، اس سے دنیا میں مہنگائی کا طوفان بھی آیا ہے۔ اس سال یہاں گرمی بھی بہت پڑی، اور اسی وجہ سے ان کو توانائی کی بھی ضرورت پہلے سے زیادہ رہی۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کس طرح سے دکانوں پر لوٹ مار مچی رہی ایئر کنڈیشنرز اور پنکھوں کے لیے، اور اب ہر آنے والے سال میں ان کی یہ ضرورت بڑھتی چلی جائے گی، اور ان کی معیشت پر دباؤ آتا چلا جائے گا۔ اگر یہ امریکہ کے کہنے پر اس جنگ میں داخل ہوئے ہیں، تو پھر یہ کویت، قطر، بحرین اور جارڈن، ان تمام ملکوں کا احوال بھی اپنے سامنے رکھیں، جہاں پر اب کوئی امریکی فوجی اڈا جو ہے محفوظ نہیں ہے۔ ایرانی بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ گھوم گھام کر جو ہیں حملہ کرتے ہیں، اور ایسا حملہ کرتے ہیں کہ پھر اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر اتنا نقصان وہ گلف کی سٹیٹس کو پہنچا سکتے ہیں، تو وائی ناٹ برطانیہ، اور برطانیہ کے لیے برطانیہ کو نقصان پہنچانے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہاں پر 2-1 میزائل پھینک دیے جائیں، اور اگر وہ میزائل کسی ایک نشانے پر بھی لگ گیا تو برطانوی معیشت کہاں جائے گی؟ یہ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ڈاماڈول سی معیشت ہے، یہ کوئی بہت بڑی معیشت اب نہیں رہی ہے۔ وہ قبضے نہیں رہے، وہ لوٹ مار نہیں رہی، جس طرح انہوں نے پوری دنیا کو برطانویوں نے لوٹا ہے اور کھسوٹا ہے، اور اس میں سے پورے دنیا کا خزانہ جو ہے انہوں نے اپنے ملک میں جمع کیا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ خزانہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان کی اپنی انڈسٹری چائنا نے مار دی، اب یہ اس قابل بھی نہیں ہے۔ ان کا جو جہاز تھا ٹائفون جو یہ بنا رہے تھے فرانس کے ساتھ مل کر، وہ بھی پینڈنگ کا شکار ہو گیا۔ بہت سارے معاملات جو ہیں پیچیدہ ہیں، ان کی اپنی گو کہ ایٹمی قوت بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے بہت سارے مسائل موجود ہیں، اور ان مسائل کی موجودگی میں ایران سے انہوں نے جو اب ایک لفظ ہے تو اس کا کیا کیا جائے کہ ایران کے ساتھ جو انہوں نے نیا محاذ کھولا ہے، اس کا انہیں حساب دینا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔